प्यारे बच्चों, क्लास 12 14/2/2026 को हिस्ट्री का आपका फाइनल एग्जाम है। 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैक द्वारा पूर्व में निकाले गए मॉडल क्वेश्चन, जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक और जैक बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछे गए पूर्व के प्रश्न हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। इन तीनों को यदि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करे थे मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट करवा दीजिए, तो ये मैंने बहुत सारा वीडियो इस पर बनाया है, जो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ चैनल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 24-25 में जैक द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल क्वेश्चन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और इसमें से जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इतिहास को बच्चों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनघिम को। बौद्ध और जैन धर्म में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो 16। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? 4। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? रिहला। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी। विजयनगर किस राज्य के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी से। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी इनमें सभी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1553। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1569। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? लॉर्ड वेल्जली। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई? 1906 ढाका में। भारत में कितनी रियासतें थी? तो 562। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी। किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? मार्को पोलो। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत की फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रजम्मा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। पौर का अर्थ होता है गुरु। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास। अब आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा में। शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल हेनरी टेलर ने साल 1818 में। ट्रेवल इन व मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो फ्रांसिस बर्नियर ने। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो रामानुज। बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले गुलबर्गा मतलब आसानबाद थी और बाद में बीदर मतलब मोहम्मदाबाद हुई। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखे। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। 1793 के अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, जमींदार जो पहले केवल कर संग्रह करता थे, इस प्रणाली के तहत जमींदार बन गए। जमींदारों को संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का अधिकार था। जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे।
एकत्र किए जाने वाले भू राजस्व निश्चित था और भविष्य में इसमें वृद्धि नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। यह तय किया गया था कि एकत्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखना था। जमींदार को काश्तकार को एक पाहा एक भूमि विलेख देना चाहिए जिसमें भूमि का क्षेत्रफल और इसके लिए दिए गए लगान का विवरण हो। यदि जमींदार निश्चित राजस्व राशि का भुगतान करने में विफल रहे तो उसकी संपत्तियों को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया और नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया। फिर अब बंगाल में अस्थायी राजस्व बंदोबस्त का प्रमुख परिणाम समाज का 2 भागों में बांटना था, जमींदार और काश्तकार में। कामन तार लिखा गया, काश्तकार हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और वर्ष 1920 में सेवर्स की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो धातु, पत्थर, मिट्टी के बर्तन की कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इनमें उन लोगों के क्रियाकलाप, उपलब्धि व विचार लिखे होते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। खास तौर पर राजाओं के क्रियाकलाप व महिलाओं व पुरुषों द्वारा दिए गए दान का ब्यौरा होता था, अर्थात ये अस्थायी प्रमाण होते थे। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसकी भूमिका निम्नलिखित है। पहला, मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खेतीहर अर्थात किसान परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। दूसरा, पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे। महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के महिलाओं के श्रम की मांग उतनी ही अधिक होती थी। चौथा है, किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती में सहयोग प्रदान करती थी अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थी और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम है। तो प्रमुख समिति के नाम है, इसके क्या अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति है, संघ संविधान समिति और राज समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाहकार समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से परिष्कृत क्षेत्र उप समिति का ए.वी. ठकरी, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के ए.वी. ठकरी है। नियम और प्रक्रिया समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र पर। फिर है भारतीय संविधान सभा की लघु समितियों के नाम और उसके अध्यक्ष है। तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ा दे रहे, आप देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अलबरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में की थी। अलबरूनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अलबरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन दर्शन आदि का वर्णन करते थे। भारत में प्रचलित विभिन्न संबंधों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और
उनकी दूरी का भी उल्लेख करते थे। चूंकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापों का यदाकदा ही उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत महाकाव्य एवं इसके प्रमुख अंश शांति पर्व एवं श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव की नैतिक, चारित्रिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 84वें श्लोक में महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, संसारी जीव जब अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हो, तब यह महाभारत ज्ञानोदय की शालाखा लगाकर उसकी आंखें खोल देता है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता, अपितु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। इस कथन की पुष्टि के साथ साथ महाभारत के प्रभाव को हम महात्मा गांधी के उस कथन में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां तहां कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रणेता बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य का सृजन ही किया है और उनके अनुसार उसका केवल दार्शनिक और शैक्षणिक मूल्य नहीं है, व्यवहारिक जीवन में उसकी बड़ी उपयोगिता है। उनका प्रभाव विचार और कर्म दोनों पर है। उनके विचार राष्ट्र और संस्कृति नवनिर्माण और उत्थान में सहायक रहे हैं। बाकी डिटेल देख लीजिए बच्चों, बहुत लंबा है, आप लोग जितना लिख सकते हैं जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते थे, मतलब आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। तो इसका भी आंसर थोड़ा सा लंबा है और वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग आराम से देख लीजिए इसको। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आंसर को आप लोग देख लीजिए, ये सभी जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन निकाला गया था, वही सब आंसर है। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो प्रथम काल का बताया गया है 1556 से 1575, द्वितीय काल, फिर आपका तृतीय काल, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पचास है, मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे बड़ी उसका है सुनियोजित नगर, फिर है सुव्यवस्थित सड़क एवं नालियां, विशाल स्नानागार, अन्नगार एवं भवन, 51 है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए, मतलब कैसे विफल हो गया। तो पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखने से नंबर अच्छा आता है। पहला पॉइंट है, योग नेतृत्व का अभाव, विद्रोह, मुगल बादशाह, समय से पूर्व विद्रोह आरंभ, विद्रोह का अनुपयुक्त समय, विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं, संगठन योजना का अभाव, विद्रोहियों की सीमित साधन, विद्रोह का सीमित स्वरूप। और लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। बच्चों, इसके बाद हम लोग JCERT द्वारा निकाले गए प्रश्नों को देखेंगे। ऑफिशियल जारी किया गया और उसका आंसर भी दिया गया है। इसमें से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया था, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक।
6 नहीं 7 तक देख लिए थे, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग इसके बाद जो वीडियो देखेंगे वो चैप्टर 8 से 12 तक के प्रश्नों, 12 है कि 15 चैप्टर है इसमें, वहां तक के सारे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव शुरू किया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।